गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 59 यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक से 59 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पतंजलि से संबंधित है। महाभाष्य के लेखक हैं ये। महाभाष्य के लेखक पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? देखिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मैच करने के लिए भी पूछ लेता है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। नंबर 2 पर आ जाइए। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद की, आजीविकों की या चाबार्कों की? देखिए, यह है चाबार्कों की। तो भारतीय दर्शन में चाबार्क दर्शन जड़वादी या भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक है और इस दर्शन का आशय है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? देखिए, 8 हैं ये। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो प्रत्याहार है, ध्यान है, समाधि है, अनुस्मृति नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का वर्णन किया है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन है, ये चाबार्की हैं। तो चाबार्क दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांस्कृतिक सुख को अधिक महत्व देता है, उधार लेकर घी पीने को कहता है। नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा है वो? काशी या प्रयागराज? अयोध्या या सारनाथ? प्रयाग है। तो हर्षवर्धन ने प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन ने और पुलकेशियन द्वितीय ने। देखिए, हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा जो है वो नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशियन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों के बीच तो युद्ध होना तय है फिर। तो फलस्वरूप हुआ क्या? नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। नंबर 7 पर आ जाइए। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए? कौशे शब्द है रेशम के लिए। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग होता था। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी में, सी। तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, उनके अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। खजुराहो का एक मंदिर है मातंगेश्वर मंदिर, किसको समर्पित है ये मंदिर समर्पित है शिव को, बी। तो खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इस मंदिर का निर्माण हुआ है नागर शैली में।
एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? यह प्रश्न रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। यह गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अगर आपने देखी हो तो। नंबर 11 पर आ जाइए। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थीं। बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। एलिफेंटा शैव धर्म। देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ तथा साथ ही यहाँ 2 बुद्ध गुफाएं भी हैं, बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली में बना है, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ मंदिर जो है वो सबसे छोटा है। तो पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों एवं एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता और यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। नंबर 14 पर आ जाइए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित था? तो उस समय पाकिस्तान पंजाब प्रांत में था ये, अब पाकिस्तान में ही है ये। तो नदियाँ तो रावी ब्यास तो भारत में बहती हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, रावी यहाँ, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। सिंधु झेलम या झेलम चनाब, इसी के ज़्यादा चांस हैं, सिंधु झेलम। तो तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जनपद का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल था जो पूर्ण रूप से पाकिस्तान में है। देश की आज़ादी के बाद और तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है और यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे और 405 ईस्वी में फाहियान भी आया था यहाँ पर। देखिए, तक्षशिला जो है वो सिंधु झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, इसके पास पैदल सेना, घोड़े और नौसेना जो है वो विशाल थी। ये थे चोल राजवंश। तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास घोड़े यानी अश्व, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। नंबर 16 पर आ जाइए। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। देखिए, ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि है इसकी दक्षिण ब्राह्मी। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है। नंबर 17 पर आ जाइए। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी बादामी या बातापी थी। तो देखिए, बीजापुर जो वर्तमान में कर्नाटक में है, बीजापुर जिले के बातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी या बातापी है। 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी।
वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक था पुलकेशियन प्रथम। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये थे चालुक्यों ने। तो चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। ठीक है, महिलाएं ताम्रपत्र लिखवा रही हैं, जो केवल पुरुष, ठीक है, पुरुषों के ही होते थे उस समय। अब देखिए, विजय भट्टारिका एक अच्छी कवित्री भी थी। विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन भी संचालित किया था। चालुक्य शासक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल है तमिल में। तो कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछ लेता कभी कभी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। 20वां प्रश्न है, एम्फोरा जार होता है एक चित्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, और चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। प्राचीन काल में इसका उपयोग मदिरा रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, इस तरह का जार होता है ये दोनों तरफ हत्ते लगे रहते हैं। तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्ते वाला जार, ये रिपीटेड प्रश्न है, यूपीपीसीएस पहले कर चुकी है इसको। तो एम्फोरा जार एक लंबा एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्तेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब रखने के लिए किया जाता था। और अरिकामेडु के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये जार था, दोनों तरफ हत्ते वाला, तेल या मदिरा रखने के लिए। तो 20 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।